विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? रिपब्लिक भारत पर मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिन खबरों की बात करने वाले हैं वो खबरें कौन सी हैं, पहले ये जान लीजिए। प्रहार में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर की लाली भारत के माथे पर शौर्य का वो श्रृंगार है जिसने सभी भारतवासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया और पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जिसे पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना की कार्यवाही को लेकर वायुसेना चीफ एपी सिंह ने बड़ा खुलासा किया है और बताया कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स मार गिराए। आपको भी सुनाएंगे शौर्य की कहानी एयरफोर्स चीफ की जुबानी। इसके बाद बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जिनकी धमकियों वाला दाव अब उल्टा पड़ गया है। टैरिफ पर ट्रंप के अड़ियल रुख के बाद 3 महाशक्तियां अब और करीब आ गई हैं। पुतिन के भारत दौरे के ऐलान से पश्चिमी देशों में नई हलचल है और तो और अब 1990 के दशक में शुरू हुआ रूस भारत चीन गठजोड़ फिर से एक्टिव हो गया है। ट्रंप की धमकियों ने ब्रिक्स के अन्य देशों को भी एकजुट करना शुरू कर दिया है। कैसे, समझाएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन की, जिनकी तरफ से उत्तरकाशी की आपदा को लेकर ऐसा बयान दिया गया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हर मुद्दे को सियासी चश्मे से देखने की आदत से मजबूर हो चुके पूर्व सांसद ने फिर से वही किया है। हालांकि अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और ऊंची राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कैसे हो रही है बयानबाजी, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से तबाही मची, क्योंकि तबाही मची ऑपरेशन सिंदूर के चलते, ये एक ऐसा ऑपरेशन जिसने आतंक की खेती करने वाले पड़ोसी मुल्क को घुटनों पर ला दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने मुनीर और शहबाज की रातों की नींद हराम कर दी। उस ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा इससे पहले भी आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको देश के वायुसेना के शौर्य की कहानी वायुसेना प्रमुख की जुबानी सुनवाएंगे, जिसमें वायुसेना प्रमुख ने कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही ये भी बताया कि पूरी रणनीति के साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स मार गिराए। सुनिए वायुसेना चीफ की जुबानी, पाकिस्तान में तबाही की कहानी। At least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And तो आपने सुनी एयर चीफ की जुबानी, जिस तरीके से पाकिस्तान में यहां पर जम के तबाही मचाई गई, आतंकी अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नुकसान काफी ज्यादा हुआ। पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए और पाकिस्तान के कुल 6 विमान यहां पर जमींदोज होते दिखाई दिए। खिलौने की तरह वो तीतर बीतर हो गए। S-400 पूरी तरह से यहां पर गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान को लेकर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया। पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया गया। F-16 को रनवे पर ही मार गिराया गया और पाकिस्तान के रडार सिस्टम को ही तबाह कर दिया गया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने वो कमाल किया जिसने पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज दिया कि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। अब ऑपरेशन सिंदूर ने, वैसे तो भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपना कमाल दिखाया वो तो सभी ने देखा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में एक टीम बनाकर काम किया जिसमें हर किसी की अहम भूमिका रही, हर किसी का अहम योगदान रहा। लेकिन वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने वायुसेना की इस ऐतिहासिक कार्रवाई का श्रेय दिया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को, जिसने पाकिस्तानी विमानों को 300 किलोमीटर की दूरी से ही निशाना साधते हुए तबाह कर दिया कुछ मिनटों में ही। पाकिस्तान के पास ग्लाइड बम थे, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सके क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद ही नहीं सके। इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। their aircraft tried to penetrate our defenses. Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like those long range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system.
इस बीच वायुसेना प्रमुख ने सेना के शौर्य पर राजनीति करने वालों को भी आईना दिखाया। विपक्ष के कई नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी की थी। साथ ही ये भी आरोप लगाए थे कि सेना को खुलकर कार्रवाई करने का मौका नहीं दिया गया, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया। ये भी विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए। लेकिन आज वायुसेना प्रमुख ने विपक्ष के सवालों का किस अंदाज में जवाब दिया है वो भी आपको सुनवाते हैं। That there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. तो आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी आईना दिखाया गया, जवाब दिया गया। लेकिन आपको याद दिला दें कि बीते दिनों संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे, तमाम नेता भी शामिल हुए थे। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने देश को बताया कि कैसे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई घर में घुसकर मारा। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। आतंक के गढ़ कोई सोच नहीं सकता कि वहां तक कोई जा सकता है। बहावलपुर और मुर्ग के उसको भी जमीन दोस्त कर दिया गया। तो आपने पीएम मोदी को सुना, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश के सामने ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी से लेकर अंजाम तक का पूरा ब्यौरा देश के सामने रखा और बताया कि कैसे पाकिस्तान को धुआं धुआं किया गया महज कुछ मिनटों में। प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। लश्कर तोयबा का आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन है। कुछ ही समय के बाद इनके एक आउटफिट टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। तो गृहमंत्री अमित शाह को सुना आपने, जो कि ऑपरेशन की हर बारीक जानकारी देश के सामने रख रहे थे। तो वहीं संसद में देश के मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यहां पे आतंकी देश पाकिस्तान को आईना दिखाया
और ये बताया कि सिंदूर की लाली को शौर्य की कहानी है और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डिमॉन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। अध्यक्ष महोदय, सेनाओं ने अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास। अध्यक्ष महोदय, तो राजनाथ सिंह को सुना आपने, जो कि सिंदूर की लाली को शौर्य की कहानी बता रही हैं, लेकिन सेना का दम तो सबने देखा, पूरे देश ने देखा और जमकर तारीफ भी की। लेकिन देश में एक दल ऐसा भी है जिसे हर कार्रवाई का सबूत चाहिए। कांग्रेस के नेता सबूत मांग रहे थे। सेना के शौर्य से लेकर के उनके मन में बहुत सारी शंकाएं थी, बहुत सारे सवाल थे, सबूत चाहिए थे, लेकिन वायुसेना प्रमुख ने आज सबूत दे दिया। अब आपको कांग्रेस के नेताओं के वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो सबूत मांग रहे थे। आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान की खुली जुबान बोल रहे थे। सी ने नहीं कहा, वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। तो मणिशंकर अय्यर को सुना आपने, जिन्हें सबूत चाहिए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया, ऐसा सबक सिखाया है जो शायद ही पाकिस्तान की नस्लें कभी भूल पाएंगी। जिन चीनी हथियारों के दम पर पाकिस्तान भारत को गिदड़-बकिया दिया करता था, उन्हीं हथियारों को भारतीय सेना ने कैसे मिनटों में जमीन पर खिलौने की तरह बिखेर दिया, आपको खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जवाब में भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चीनी विमान आसमानी खिलौने की तरह बिखर गए। भारतीय वायुसेना के प्रहार ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को तबाह करने के साथ साथ ऐसा जख्म दिया जिसे पाकिस्तान में सदियों तक याद रखा जाएगा। वैसे तो भारतीय सेना की एक्शन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, सबने देखा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना की कार्रवाई को लेकर वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कई बड़े खुलासे किए। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 6 विमानों को तबाह कर दिया। गिराए गए विमानों में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक जासूसी विमान था। 2 command and control centers in Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then, of course, runway at Sargodha and Rahimya Khan. 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना की ओर से जारी किया गया ये पहला आधिकारिक बयान है जिसमें वायुसेना प्रमुख ने सेना की कार्रवाई के बारे में जानकारी दुनिया के सामने रखी है। बेंगलुरु में कार्यक्रम में बोलते हुए वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने वायुसेना की इस ऐतिहासिक कार्रवाई का श्रेय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दिया, जिसने पाकिस्तान के विमानों को
300 किलोमीटर की दूरी से ही निशाना साधते हुए कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। एपी सिंह के मुताबिक पाकिस्तान के पास ग्लाइड बम थे, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सके क्योंकि वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं सके। AGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी विमानों पर की गई कार्रवाई के सबूत भी पेश किए। साथ ही ये भी बताया कि पूरी रणनीति के साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया और इसी के साथ टीम ने हमले के पहले और हमले के बाद के नुकसान का आकलन भी किया। ये तस्वीरें न सिर्फ सैटेलाइट से ली गई, बल्कि पाकिस्तान के लोकल मीडिया ने भी बिल्डिंग के भीतर जाकर नुकसान दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन और आधुनिक हथियारों की वजह से बेहद सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने बताया कि देश किस दिशा में जा रहा है और अब भविष्य में आगे क्या करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वायुसेना प्रमुख ने सब कुछ साफ कर दिया, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया। लेकिन जब अमरप्रीत सिंह अपनी सेना की कार्रवाई के बारे में जानकारी दे रहे थे, तब उनकी ओर से कुछ ऐसा कहा गया जो अपने आप में बड़ा संकेत है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि जब ऑपरेशन चल रहा था तो उनके कई करीबियों ने कहा कि और मारना, जिसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तो क्या ये संकेत है कि आतंकी पाकिस्तान की पिटाई अभी और बाकी है? इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन अब बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से अगली खबर की, लेकिन जिस तरीके से जो बात उनकी ओर से कही गई और जब पूरा हॉल गूंज उठा तालियों से, क्या नजारा था, दिखाते हैं आपको। Our objective was very clear. Our objective was to teach the terrorists a lesson that they will think twice before doing something, or they know what kind of price they can pay. I don't want to say that, but some people very close to me have said, और मारना था। तो संकेत बड़े हैं और अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जिनकी टैरिफ वाली धमकियों का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। टैरिफ पर ट्रंप के अड़ियल रुख ने 3 महाशक्तियों को और करीब ला दिया है। पुतिन के भारत दौरे के ऐलान से पश्चिमी देशों में नई हलचल मची है और तो और 1990 के दशक में शुरू हुआ भारत, रूस और चीन का जो गठजोड़ है वो फिर से एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है। हालांकि अमेरिका ये जानता है कि रूस, चीन और भारत का एक साथ आना अमेरिका के लिए महंगा साबित हो सकता है। ट्रंप इस बात को भी बखूबी समझ रहे होंगे कि भारत के खिलाफ उनका टैरिफ वाला बम अमेरिका की सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप अपनी टैरिफ वाली जिद पर अड़े हुए हैं और अब ट्रंप की इन्हीं धमकियों ने ब्रिक्स के अन्य देशों को भी एकजुट कर दिया है और अब यही वजह है कि एक नया समीकरण बनकर के सबके सामने आ गया है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जहां ट्रंप अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच समझौता करवा रही हैं। इस एक तस्वीर से आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, जहां लंबे समय से एक तरीके से जो एक गठजोड़ चल रहा था, एक तरीके से जो ट्रंप की महत्वाकांक्षा थी, वो भी यहां पे दिखाई दे देगी आपको। साथ ही जो चाहते हैं करना भविष्य में ट्रंप यहां पर, वो भी उनकी ओर से साफ साफ दिखाई दे देगा। जहां पे देखिए जिस तरीके से ट्रंप की ओर से जो सजदा रहा भारत हमेशा से ही, आखिर ये सुर बदल क्यों गए, ये भी समझ नहीं पा रहे होंगे आप कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की जो रिकॉर्ड थे वो सारे तोड़ दिए। अपने पिछले कार्यकाल में जो ट्रंप भारत को लेकर जितने नरम दिखते थे, वो इस बार इतने कड़क क्यों हो गए हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। जवाब है नोबेल प्राइज पुरस्कार, जिसकी महत्वाकांक्षा जो ट्रंप को लेकर के आगे बढ़ रही है और ट्रंप जिस तरीके से इस महत्वाकांक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वही सबसे बड़ी वजह है जो उनके तमाम देशों के साथ संबंध खराब होते हुए दिखाई दे रही है। ट्रंप का नोबेल प्राइज को लेकर ऑब्सेशन कई मंचों से सामने आ चुका है। कई बार वो मीडिया में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने कई देशों में चल रहे युद्ध को सुलझाया, विवाद को सुलझाया और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कई देश ऐसे भी थे जिन्होंने उनके सुर में सुर नहीं मिलाया और यही वजह है कि अब ट्रंप टैरिफ वाला बम कई देशों पर एक साथ फोड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। अब देखिए जरा कि किस तरीके से नोबेल के लिए यहां पे ट्रंप की ओर से पहले भागम भाग मचाई गई और किस तरीके से उनकी ओर जल्दबाजी दिखाई गई। आपको याद होगा अजरबैजान आर्मेनिया के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और व्हाइट हाउस में दोनों देशों के बीच समझौता करवाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की एक
ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा भी की थी। उनकी ओर से बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। दशकों की दुश्मनी खत्म करवाने का उनकी ओर से वादा किया गया। शांति समृद्धता पर सहमति बनी। व्यापार यात्रा के दरवाजे खुलेंगे, ये दावा किया गया। अलियेव ने ट्रंप की तारीफ की थी और पाशिनियन ने भी ट्रंप को सराहा था। दोनों ने ही ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग यहां पर की थी और यही वजह कि जो महत्वाकांक्षा थी ट्रंप की वो और आगे बढ़ गई, क्योंकि कई देशों ने इस बात की तस्दीक करी और उनकी महत्वाकांक्षा पर मुहर लगाई। अब ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 37 सालों से चली आ रही जंग को खत्म करवाकर समझौता करवा दिया। इस दौरान अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही देशों के नेताओं ने लंबे समय से चली आ रही खूनी जंग के खत्म होने के लिए ट्रंप की पीठ थपथपाई, तारीफ की और इसी के साथ उन्होंने कंबोडिया, पाकिस्तान और इजराइल की लिस्ट में शामिल होने का दावा करते हुए ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की मांग कर दी। अजरबैजान के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे इल्हाम अलियेव ने कहा कि ट्रंप की मध्यस्थता के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। To send a joint appeal to Nobel Committee to award President Trump with the Nobel Peace Prize because from the leaders of the countries which were at war for more than 3 decades, having this historic signature here, it really means a lot. This is tangible result of President Trump's leadership, and no one could have achieved that. तो वही आर्मेनियाई प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से उनकी सुर में सुर मिलाया, निकोल पाशिनियन ने भी 37 साल पुराना विवाद खत्म होने के बाद इसका श्रेय ट्रंप को दिया और ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज देने की मांग की। वो भी सुनवाते हैं आपको। Trump deserved to have a Nobel Peace Prize, and we will defend that, and we will promote. तो कई देशों के नेता ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की यहां पर हिमाकत की, वकालत की, लेकिन जिन देशों ने भी ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की खुलकर वकालत नहीं की, उन देशों की अमेरिका के साथ व्यापारिक खींचतान बढ़ने लगी। अब आपको बता दें कि सत्ता में वापसी के साथ ट्रंप ने दुनिया के 70 देश ऐसे थे जिन पर टैरिफ बम फोड़ दिया, लेकिन अब ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी ने कई देशों को ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के इतर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की है और इस बातचीत के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। इस बातचीत के मायने दरअसल ये हैं कि कई देश अब ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुक्रवार को ट्रंप के टैरिफ वाले हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और उन्हें इस साल के अंत में भारत आने का न्योता भी दे दिया। फोन पर पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से जुड़े तमाम घटनाक्रमों के बारे में जानकारी भी साझा की और यूक्रेन के बारे में राष्ट्रपति पुतिन को विस्तृत आकलन के लिए उनका धन्यवाद करते हुए यहां पर यह भी कहा गया कि जो उन्होंने प्रयास किए वो भी अपने आप में और जो कुछ चल रहा है इसके बारे में जो जानकारियां साझा की गई। पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया और दोनों देशों के नेताओं के बीच पॉजिटिव बातचीत हुई और इस बातचीत के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि ये मायने इस लिहाज से भी हैं कि जब ट्रंप के खिलाफ कई देश एक साथ खड़े हो रहे हैं तो वहां पर पुतिन और मोदी अपने आप में मजबूत स्तंभ के तौर पर दिखाई देते हैं। उधर कई देशों ने ट्रंप के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है, तो वही दूसरी ओर कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप की टैरिफ वाली जिद ने भारत समेत कई देशों को नाराज कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ एक पावरफुल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की कूटनीतिक दक्षता ने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ पीएम मोदी ने खुद फोन पर पुतिन से बातचीत की है, तो वही दूसरी ओर अजीत डोभाल भी एक्टिव है और एक मिशन पर है। मिशन क्या है जरा ये भी जान लीजिए। डोभाल ने सबको सेट कर दिया ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अजीत डोभाल की रूस में ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शानदार उनकी मुलाकात हुई है और पुतिन के भारत दौरे को लेकर यहां पे तारीखें जो है तय मानी जा रही हैं। पीएम मोदी और पुतिन की फोन पर लंबी बातचीत हुई है। ऊर्जा के साथ साथ रक्षा सहयोग पर भी बातचीत हुई है। द्विपक्षीय मुद्दों और यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है उस पर भी चर्चा की गई है। रूस के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री डेनिस से मुलाकात भी उनकी हुई है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के सचिव से भी यहां पर मुलाकात की खबर सामने आ रही है, यानी कि अजीत डोभाल एक मिशन पर है जिसके तहत उनकी ओर से तमाम देशों को लामबंद किया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं। एक तरीके से पावर ट्रायंगल खड़ा करने का यहां पे प्रयास किया जा रहा है, जो कि पॉजिटिवली दिखाई भी दे रहा है। ट्रंप ब्रिक्स देशों के फाउंडर रहे, भारत के खिलाफ लगातार टैरिफ का बम तो फोड़ ही रहे हैं, वही ब्रिक्स में शामिल अन्य देशों को भी टैरिफ वाली धमकी भी लगातार दे रही है। लेकिन ट्रंप के लिए पश्चिमी देशों का नया गठजोड़ ट्रंप के सुपर पावर वाले घमंड
घमंड को चूर चूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये नया पावर ट्रायंगल ब्रिक्स में शामिल अन्य देशों को भी ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी के खिलाफ खड़ा कर रहा है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं टैरिफ के नाम पर, और इसीलिए ब्रिक्स में शामिल तमाम देश यहां पर जो है वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो भी ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, बड़े बदलाव आए हैं। वो बदलाव क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। भारत चीन के संबंधों में तेजी से नरमी देखी जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री की 11 साल के बाद चीन यात्रा होने वाली है। 18 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आने वाले हैं। एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी चीन जाएंगे। रूस भारत के रिश्तों में गर्मजोशी दिखाई दे रही है, आई भी है, और भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, ये भी साफ हो गया है। रूस के साथ रक्षा सहयोग और भी बढ़ेगा। पुतिन की जल्द भारत होने वाली जो यात्रा है उस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। 1990 के दशक में शुरू हुआ ये रूस भारत चीन का जो गठजोड़ था वो फिर से सक्रिय हो गया है, जो कि अमेरिकी नीतियों के खिलाफ तीनों देशों को एक साथ लेकर के आया है, और तीनों देशों के जो नेता हैं वो एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया ये मानकर चल रही कि जो नया पावर ट्रायंगल खड़ा हुआ है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है जो ट्रंप की धमकियों को नहीं मानने वाला है और यहाँ पर झुकने वाला भी नहीं है। अब धमकीबाज जो ट्रंप है पूरी दुनिया को धमकाने निकले थे, लेकिन पीएम मोदी ने इसके जवाब में एक नया पावर सेंटर खड़ा कर दिया। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। ट्रंप की टैरिफ वाली जिद ने भारत समेत कई देशों को नाराज कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ एक पावरफुल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। धमकीबाज ट्रंप पूरी दुनिया को धमकाने निकले थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में एक नया पावर सेंटर खड़ा कर दिया है। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। ट्रंप की टैरिफ वाली जिद ने भारत समेत कई देशों को नाराज कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ एक पावरफुल स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे रहा है। भारत, रूस और चीन, इन देशों का एक साथ आना मतलब तय है कि ट्रंप का टाइम ओवर हो चुका है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और ना ही कोई परमानेंट एनिमी होता है। आज ट्रंप ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई तो भारत ने भी ट्रंप के पुराने दुश्मन चीन को भारत के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। पुतिन पहले से ही भारत के भरोसेमंद दोस्तों में से एक रहे हैं। ऐसे में ये तिकड़ी ट्रंप का पूरा गुड़ा गणित बिगाड़ सकती है। ट्रंप की टैरिफ मनमानी के खिलाफ भारत ने आवाज उठाई तो चीन ने भी सुर में सुर मिलाया। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के समर्थन में लिखा कि अब समय आ गया है कि अब ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस करें। भारत और चीन के बेहतर संबंध दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यही नहीं, ग्लोबल टाइम्स पीएम मोदी के एससीओ समिट के लिए चीन दौरे को लेकर भी उत्साहित दिखाई दे रहा है। चीन की सरकारी मीडिया पीएम मोदी का स्वागत कर रही है, जिसका मतलब साफ है कि अमेरिका के खिलाफ चीन भारत के साथ खड़ा हो रहा है। तो वही दूसरी तरफ रूस ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। रूसी राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। रूसी मीडिया ने इस मुलाकात को बेहद खास बताया। यही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं। मतलब यह है कि RIC यानी रूस भारत चीन त्रिपक्षीय मंच की एक बार फिर से शुरुआत हो सकती है, जिसकी बुनियाद 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने डाली थी। इसका मकसद था अमेरिका और यूरोपीय देशों की व्यवस्था को चुनौती देना और एक मल्टीपोलर व्यवस्था स्थापित करना। So that is where the BRICS countries come in play. That is where the BRICS members help each other, and that is where the future and the vision of BRICS is implemented. वैसे RIC यानी रूस, भारत और चीन के अलावा इस तिकड़ी में ब्राजील भी शामिल होने को बेकरार नजर आ रहा है। ब्राजील भी ट्रंप के टैरिफ वॉर से आहत है। पीएम मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा का भी फोन आ चुका है, जबकि लूला खुलकर ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध कर चुके हैं। लूला ने खुले मन से कहा था कि वो ट्रंप को नहीं बुलाएंगे, बल्कि वो भारत के पास जाएंगे। अब ऐसे में भारत के साथ चीन और रूस का खड़ा होना ट्रंप की सुपर पावर वाली कुर्सी को हिला रहा है। देर सवेर ट्रंप को समझ आएगा कि भारत को छोड़कर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है, लेकिन तब तक ट्रंप शायद अपना सब कुछ खो चुके होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब भारत की चीन से करीबी के बाद सबसे ज्यादा तिलमिलाहट कहां हो रही है? पाकिस्तान को हो रही है। वहां के एक्सपर्ट्स किस तरह से बिलबिलाए हुए हैं, किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो चाइना, अभी तो मोदी साहब जा रहे हैं, अभी तो मोदी साहब पीआर शुरू करने लगे। देखें, एक मैं बात बताऊं, चाइनीज बड़े जालिम किस्म के लोग हैं। वो किस तरह मैडम? 18 मुलाकातें हुई थी 2014 से लेके 2020 तक नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की 18 मुलाकातें। और जब ताल्लुकात खराब हुए तो ऐसे खराब हुए कि ना मोदी साहब को समझ ना चाइना को समझ। 2011 से लेके 14 से लेके मोदी साहब पावर में आए और 24 फरवरी 2025 तक नरेंद्र मोदी ने को मेरे ख्याल 25 ट्रिप अमेरिका के किए हैं। अमेरिकी सदर तो 3 दफा ही आया होगा ना। ओबामा 1 दफा आया, बुश, बाइडेन आया, ट्रंप आया, फिर आ जाए 1 साल, वो 4 साल में एक आता है। मोदी साहब तो साल 2 में, 3 में, 4 में 2-3 दफा चले जाते हैं अमेरिका। कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, यूएन, दिस दैट, बायलैटरल चलता रहता है। सवाल ये पैदा होता है मैडम, चीन जो है ना, चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं, ऐसे। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। चीन को चाहिए मार्केट। इंडिया इज अ बिग मार्केट। एक्सपर्ट्स को सुना आपने, जो अभी से परेशान घूम रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के आम लोग भी किस तरह से परेशान हो रहे हैं, सुनवाते हैं आप। जो पॉपुलस कंट्रीज हैं उसमें चाइना और इंडिया शामिल है। हाँ। तो इन दोनों का, लेकिन जो डिस्प्यूट था वो बहुत बड़ा है गलवान का। लेकिन मेरे ख्याल में हर एक अपना जो है बचाव देखता है, हर एक अपने जो है उस सिचुएशन में जाना चाहता है जहाँ पर अपने आप को सेफ साइड में रखे। तो जहाँ पर अमेरिका सपोर्ट उन्हें नहीं कर पा रहा, तो वो ये चाहेंगे कि चाइना उन्हें सपोर्ट करे, अपनी ट्रेड्स को बहाल करे, क्योंकि दोनों एक बड़ी इकानमियाँ हैं। बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि इंडिया काफ़ी अच्छा मुल्क है, इकोनॉमी भी बेहतर है उसकी, और चाइना की इकोनॉमी भी बहुत बेहतर है। ठीक है, ये दोनों मुल्क जब आपस में अटैच होंगे तो ये काफ़ी अच्छा मुल्क को लेके चलेंगे। इनको भी फ़ायदा होगा, चाइना को भी, इंडिया को भी फ़ायदा होगा। और ये मोदी जो सा, ये ट्रंप है जो सा, इसको तो गश इसने फिर पाकिस्तान के आगे हाथ बढ़ाना है। अभी जो उन्होंने शुरू किया है ये काम कि हर कंट्री के अंदर अपने बेसिस बनाने लग गए हैं और हर जगह इकोनॉमिक जो है रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करना, श्रीलंका को सपोर्ट करना और बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपकी जो बात है कि वो डॉलराइजेशन की तरफ इस तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। और ये बड़ा जो है सवालिया निशान होगा हमारे लिए कि वहाँ पर जो है किस तरह अमेरिका अपने बचाव या इंडिया जैसे अच्छे दोस्त को वहाँ बैठा हुआ देखेगा। तो पाकिस्तान में हलचल तेज है। पाकिस्तान की आवाम हो या फिर पाकिस्तान के नेता, सब घबराए परेशान घूम रहे हैं। लेकिन बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मजहबी सौदागरों की। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में प्रकृति की ऐसी आपदा हुई जिसको भी देखा वो सिहर गया, डर गया। पूरा देश उत्तरकाशी के लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, सलामती की दुआ कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन इस प्राकृतिक आपदा को भी अपने मजहबी चश्मे से देख रही हैं। उन्होंने इस पूरी आपदा को धार्मिक स्थलों के साथ जोड़ के एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और अब उनके इस बयान को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले आपको एसटी हसन का वो बयान सुनवाते हैं जो अपने आप में सवालों के घेरे में है। और हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब एसटी हसन ने नफरती जुबान बोली हो। इसके पहले भी वो कावड़ियों को लेकर कुछ ऐसा ही बोल चुके हैं जिसके चलते समाजवादी पार्टी की खूब फजीहत हुई। लेकिन इस बार उत्तरकाशी को लेकर एसटी हसन ने क्या कुछ बोला है, सुनवाते हैं आपको। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? तभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है।
तो एसटी हसन का बयान सुना आपने, जो कि हर मामले में धार्मिक एंगल निकाल ही लेते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हर घटना को समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से धर्म से जोड़ना क्या नया सियासी एजेंडा है, क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? क्या समाजवादी पार्टी के नेता हर घटना को धर्म के एंगल से जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि ये किसी को खुश करना चाहते हैं, एक वर्ग को खुश करने का प्रयास है ऐसी बयानबाजी? हालांकि अब आपको जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी को लेकर के सियासत कैसे गरमाई हुई है, दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। आपदा में अवसर, सपा का मजहबी सौदागर, धराली पर विवादित बोल, हसन का कट्टरपंथी रूप, पीडीए का चेहरा, आपदा भी मोहरा। उत्तरकाशी में आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, जो इसकी जद में आया सब खत्म हो गया। मलबे के ढेर आज भी उस भयानक तबाही की गवाही दे रही हैं, लेकिन सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन इस प्राकृतिक आपदा को प्रकृति का इंसाफ बता रही हैं, क्योंकि उनके लिए ये आपदा भी मजहबी चश्मे से देखने का मौका है। उन्होंने अतिक्रमण पर बुलडोजर और जंगलों की कटाई को इस त्रासदी से जोड़कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। हम सब लोग अपने पैदा करने वाले को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहेगुरु, कोई गॉड कहता है। जिन जगहों पे उस ऊपर वाले की इबादत होती है, पूजा होती है, चाहे वो मस्जिद हो या वो जहाँ दरगाहें हो और जहाँ मंदिर हो, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। हसन का ये बयान अतिक्रमणकारियों के प्रति हमदर्दी से भरा है, जिसमें हिंदू मुसलमान का तड़का साफ दिखता है। इस मुद्दे को मजहबी रंग देकर तुष्टीकरण की सियासत करना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। उत्तरकाशी की आपदा में भी हसन को वही पुराना मजहबी रोल दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्राकृतिक आपदा भी धर्म देख कर आती है? ये पहली बार नहीं जब हसन ने विवादास्पद बयान दिया हो। पहले भी वो कांवड़ यात्रा को आतंकियों से जोड़ चुके हैं। मुरादाबाद में धर्म की जांच की घटना को पहलगाम आतंकी हमले से तुलना कर चुके हैं। सपा का पैटर्न साफ है, हर मुद्दे को धार्मिक रंग देकर समाज को बांटो, वोट बैंक को साधो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। हसन पुराने मजहबी एजेंडाबाज हैं, जो हर मुद्दे पर अपने हिस्से का एजेंडा ढूंढ लेते हैं, और शायद यही वजह है कि धराली में आई भीषण आपदा में भी उन्हें मजहब दिखाई देता है। तो आई दूसरी ओर उनका ये कहना है कि उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरों के मजहब का सम्मान नहीं हो रहा, एक गंभीर आरोप है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या हसन को लगता है कि प्राकृतिक आपदाएं भी धर्म देखकर आती हैं? क्या प्राकृतिक आपदाएं भी धार्मिक भेदभाव करती हैं? हर घटना, हर मुद्दे पर अपना एजेंडा फिट करते करते हसन शायद ये भूल गए कि वो जो बोल रहे हैं वो अवैज्ञानिक है, और जलवायु परिवर्तन नाम की भी कोई चीज होती है जिस पर नेताओं को भी विचार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता को जमीनी स्तर का ज्ञान ही नहीं है, और ऐसे में वो मजहबी ज्ञान की बारिश करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद के इस असंवेदनशील बयान को लेकर भी बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सबसे निम्न स्तर की राजनीति का जो चेहरा है वो एक बार फिर से इस बयान के रूप में देखने को मिला है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनवाते हैं आपको। पार्टी की जो सबसे निम्न स्तर की वोट बैंक की राजनीति है उसका चेहरा फिर से देखने मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, जो वैसे भी वोट बैंक से प्रेरित होकर अनाप शनाप सांप्रदायिक, सनातन और हिंदू विरोधी बयान देने में माहिर है, वो कहते हैं हिमाचल और उत्तराखंड में क्योंकि वहां का बहुसंख्यक समाज जो है वो अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का सम्मान नहीं करता, इसीलिए उनके साथ इस प्रकार का
कोट अनकोट इंसाफ हुआ है ऊपर वाले की तरफ से, यह बेहद शर्मनाक है। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। तो बीजेपी ने एसटी हसन को आईना दिखाया है। लेकिन उस बीच अगर बता दें आपको, तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी समाजवादी पार्टी के नेता के बयान को लेकर के प्रतिक्रिया दी है और यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में आई आपदा को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। एसटी हसन का बयान भ्रमित करने वाला है और बेवकूफी पर आधारित है। क्या कह रहे हैं वो, सुनवाते हैं। इस मुश्किल घड़ी को, इस आफत नागहानी को, आपदा को आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। इस तरह की घटनाएं कुदरती तौर पर होती हैं और हर जगह होती रहती हैं। मुस्लिम कंट्री में भी होती हैं। इसको जो है इस्लाम मज़हब से या हिंदू मज़हब से जोड़ के जो लोग देखते हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। यूपी की पीडीए पाठशाला तो आपको याद ही होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बच्चों को ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे थे, बी फॉर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ा रहे थे, जिसको लेकर जमकर पॉलिटिक्स भी हुई। लेकिन अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर रायसेन के निजी स्कूल में नर्सरी के बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है जिसे सुनकर आप भी सर पकड़ लेंगे। रायसेन के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई के नाम पर बच्चों को क से काबा और म से मस्जिद पढ़ाया गया। हालांकि भारी बवाल और विरोध के बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने गलती स्वीकार की है और यह कहा कि इस पट्टी पहाड़े को पहले से चेक नहीं किया गया था। यह पट्टी पहाड़ा भोपाल से मंगवाया गया था और केवल एक ही था। इसके लिए स्कूल माफी मांगता है। ये विरोध, ये हंगामा शिक्षा के मंदिर में पुलिस का होना इस बात की ओर इशारा करता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है, क्योंकि शिक्षा के इस मंदिर में बच्चों को मजहबी ज्ञान बांटा जा रहा है, जहाँ क से काबा, म से मस्जिद और न से नमाज पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक समझ, संवेदना और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के इस स्कूल में मजहबी शिक्षा देने का खेल चल रहा है। रायसेना जिले के बेबी कॉन्वेंट स्कूल में क से काबा, न से नाम की जगह मजहबी तालीम की घुट्टी पिलाई जा रही है। मामला तब उजागर हुआ जब एक छात्रा के परिजन ने उसकी किताबें देखी और उसमें औ से औरत हिजाब में थी। ये देखकर परिवार चौंक गया। उन्होंने देखा कि पारंपरिक क से कबूतर या म से मछली की जगह इस्लामी मजहबों के प्रतीकों को स्थान दिया गया है। इस पर परिजनों ने तुरंत आपत्ति की और सूचना एबीवीपी को दी, जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में पहुंचकर विरोध जताया। और रो रही थी तो मैं भाभी बोलने लगी कि बच्ची रो रही है, इसको थोड़ा देख लो। तो पट्टी पाड़ा बनाने मिलेगा, तो उसमें एक औरत थी हिजाब वाली। तो मेरे मन में आया एक मुस्लिम व्यक्ति का वो है, तो मतलब हिजाब में औरत है। तो फिर मैंने देखा खोल के, तो उसमें ना से नवाज, का से काबा, वहाँ से मस्जिद, तो वो भी जो उर्दू के नीचे बिंदी लग रही थी, पूरी बिंदी पूरी उसमें वही चीज़ थी। तो फिर मैंने थोड़ा शिवम भैया हैं उनको बताया, बिल्कुल भाई बताया, तो फिर ये ऐसा हुआ। लोगों ने इसे सनातन संस्कृति के विरुद्ध षड्यंत्र बताया है। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग भी की है और आरोप लगाया कि इस स्कूल की प्रिंसिपल ये कुरैशी विद्यालय में शिक्षा का इस्लामीकरण कर रही है। स्कूल के सामने हमने प्रदर्शन किया है कि स्कूल में खुद इन मैडम ने एक पट्टी पाड़ा दिया है बच्चों को, और ये मतलब दुकान पे नहीं मिला, बुकों की दुकान पे। ये मैडम खुद मतलब स्वयं पट्टी पाड़ा छपवाया। और क्या लिखा है उसमें? उसमें पट्टी पाड़े में लिखा है अपने माँ से मस्जिद, ना से नमाज, ऐसे शब्द उसमें लिखे गए हैं। ऐसे बच्चों को का से कावा, ऐसे शब्द बच्चों को पढ़ाए जाना जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो स्कूल की प्रिंसिपल माफी मांग रही है, साथ ही यहां पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान
कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी।